Hello student, this is class 7th and now we are going to start our new chapter which is taken from English, and the name is The Mountain That Ate People, which is a Japanese folk tale. Student, this is chapter number 10. So first you have to open your book and the page number is 51 and the chapter number is 10. So story in this students, in this story we all discussed about the mountain that ate people. मतलब कि एक ऐसे mountain के बारे में पढ़ने वाले हैं जो भी लोगों को खाता था. मतलब student, this is just a folk tale. और in previous chapter I already told you what is the meaning of folk tale वो होती है जो उस क्षेत्र के उस प्लेस में पर्टिकुलर क्या रहती है, फेमस रहती है. ओके, तो इसे बोला जाता है folk tale. तो ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये जापान की folk tale है. So now let's begin. From here, elder like grandparents and parents bring a great deal of love into our life. यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, हमारे पेरेंट्स रहते हैं, वो एक ग्रेट डील मतलब कि हमारी जो ज़िंदगी में बहुत अच्छे से लव को डील करते हैं, मतलब कि उसको लाते हैं, खुशियों को लाते हैं. अनफॉर्चुनेटली सम पीपल फॉरगेट दैट एल्डर्स ऑल्सो नीड एज मच लव एज दे गिव. और इसी तरीके से जो कुछ लोग रहते हैं ये भूल जाते हैं कि किस तरीके से एल्डर्स को ट्रीट करना चाहिए, उनको लव की ज़रूरत होती है या उनके लव की हमको ज़रूरत होती है. ये सब लोग भूल जाते हैं. मतलब कुछ लोग ऐसे रहते हैं ना कि जो अपने पेरेंट्स की, दादा दादी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बट कुछ लोग उनको ओल्ड होने के वो ओल्ड हो जाते हैं, मतलब बूढ़े हो जाते हैं, तो उनको उतने रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, है ना. तो इस तरीके से ये जो स्टोरी है ये इन्हीं सब स्टोरीज़ में क्या है, बेस है. So how would you show your grandparents and parents that you love them? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बताना है कि किस तरीके से आप लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए जो अपना लव है उसको शो करते हैं. Have a discussion with your parents and then present your views to the class. Student, just because of this is online study, so you have to discuss with your siblings and tell me. Okay, now come to the next lot, which is reading and comprehension. Okay, so this is a dramatic Japanese folk tale that tells the story of a cruel overlord and a young farmer's elderly mother. स्टूडेंट्स, दिस इज़ जस्ट अ ड्रामेटिक जापानीज बुक. ड्रामेटिक दैट मीन्स यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, तो यहाँ इमेजेस के थ्रू हम लोग इस स्टोरी को समझेंगे. यहाँ पे इमेजेस मतलब कि ड्राम जैसे कम्प्लीटली एक ड्रामेटिक पार्ट है, उसके थ्रू हम लोग इस इमेज को इस स्टोरी को समझने वाले हैं, जो इसे ही बोला जाता है ड्रामेटिक फोक टेल. ओके, या फिर ड्रामेटिक स्टोरी जिसके थ्रू हम लोग समझ पाते हैं. मतलब कि इसके सामने एक हमारा जो सिनेरियो है, मतलब कि स्टोरी का जो सिनेरियो है वो हमारे फ्रंट में आ जाता है. ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं क्रूल ओवरलॉर्ड एंड अ यंग फार्मर्स एल्डर मदर. यानी कि एक क्रूल ओवरलॉर्ड स्टूडेंट्स मतलब कि किंग होता है, जो एशियंट टाइम था या फिर जो ओल्ड एजेस के लोग थे, उन लोग जो वहाँ के जो किंग होते थे उसे ओवरलॉर्ड बोलते थे. तो यहाँ पे जो स्टोरी है वो हम लोग ओवरलॉर्ड और एक यंग फार्मर एंड एल्डर मदर, उसकी जो बूढ़ी माँ है उसके बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. सो come to the comprehension section. Many years ago there lived an arrogant and a cruel young feudal lord. Students, feudal that means होता है a man of rank in the ancient regiment. यानी कि feudal का मतलब आप बोल सकते हो कि एक king, ठीक है. एक क्रूल, एक एरोगेंट जो राजा था वो रहता था, एक घमंडी राजा रहता था जो कि बहुत ज़्यादा क्रूल था. Who ruled over a small village in the western hills of Japan. तो ये क्या करता था, ये रूल करता था, मतलब कि शासन करता था कहाँ पे, जो पश्चिमी हिल्स थी, मतलब कि पश्चिमी पहाड़ियों के पास में जो जापान था वहाँ पर ये राजा था. वहाँ के लोगों के एक स्मॉल विलेज था, वहाँ पे ये रूल करता था, शासन करता था. रूल दैट मीन्स शासन करना. ओके, सो I have no use for old people in village. He used hotly. Students, hotly, Haughtley. The pronunciation is hotly. Okay, जो GH है ये क्या रहेगा students, silent रहेगा, and the meaning of hotly is proudly. ओके, तो यहाँ पे वो जो राजा था वो बहुत ही प्राउडली ये बोलता था कि दे आर नेदर यूजफुल नॉर एबल टू वर्क फॉर अ लिविंग. ही इशूड डिक्री. तो यहाँ पर वो बताता था कि जो ओल्ड पीपल है वो किसी काम के नहीं है, ठीक है. नेदर यूज और नॉर एबल टू वर्क फॉर अ लिविंग, मतलब कि न तो वो किसी काम के हैं, ना किसी काम के लायक है, और ना ही वो अपनी जीविका के लिए कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है. ना ही लोग पैसा कमा सकते हैं और कुछ, और वो सिर्फ एक दूसरे पे क्या रहते हैं, बोझ रहते हैं. सो इशूड अ डिक्री. डिक्री मीन्स होता है स्टूडेंट्स एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट, मतलब कि जिससे जो भी ऑफिशियल कानून पास कर दिया गया उसे ही डिक्री बोल दिया जाता है, ठीक है. तो उसने एक ऐसा डिक्री पास किया दैट एनीवन ओवर 65 मस्ट बी बैनिश्ड फ्रॉम द विलेज एंड लेफ्ट इन द माउंटेन्स टू डाई.
बैनिस्ड मतलब होता है स्टूडेंट सेंट अवे, उन्हें दूर भेज दिया जाएगा। तो उसने एक ऐसी डिग्री पास की स्टूडेंट्स, एक ऐसी कानून बनाया जिसमें ये बताया गया कि जो भी स्टूडेंट्स जो 65 के अबव है या 65 हो चुका है उसे एक माउंटेन में भेज दिया जाएगा मरने के लिए, मतलब कि वहीं पर उनको छोड़ दिया जाएगा। उसे हमारे गाँव में उसका कोई काम नहीं है क्योंकि उन लोग किसी काम के लायक नहीं रहते हैं, और ये जो विलेज है यहाँ पे सिर्फ यंग एंड फिट जो फिटेड लोग रहते हैं वही रहेंगे, ठीक है, जो काम के लिए एबल है, वर्क के लिए एबल है। तो इस तरीके का उसने एक कानून बनाया। दिस माउंटेन केम टू बी नो एज द माउंटेन दैट 8 पीपल, और इसी माउंटेन को, जिस माउंटेन में बूढ़े लोगों को छोड़ा जाने लगा, ओल्ड पर्सन्स को छोड़ा जाने लगा, उसी माउंटेन को ये नाम दिया गया कि ये जो माउंटेन है वो क्या है, लोगों को खाता है। तो इसलिए इसे बोला गया द माउंटेन दैट 8 पीपल। ये वही माउंटेन है जिससे जो मतलब कि ये वो माउंटेन है जो लोगों को खाता है। सो व्हाट अ ड्रेडफुल डिक्री, ये कितनी ड्रेडफुल मतलब होता है स्टूडेंट्स डरावनी, कि कितनी डरावनी डिक्री है, डरावना जो कानून है इसे बनाया गया। व्हाट अ क्रूल एंड अनरीजनेबल लॉर्ड वी हैव, यहाँ पे जो गांव के लोग हैं वो बातें करने लगी कि कितना ज़्यादा क्रूल एंड अनरीजनेबल जो लॉर्ड है या जो किंग है वो हमको मिला है हमारे गाँव के लिए। द पीपल ऑफ विलेज मर्मर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स बड़बड़ाना, ओके। सो यू हैव टू राइट द हिंदी मीनिंग ऑल्सो, ओके। सो मर्मरिंग, ऐसा गांव के जो लोग थे वो क्या करने लगे, मर्मर्ड करने लगे, बड़बड़ाने लगे। बट द फ्यूडल लॉर्ड पनिश्ड anyone who disobeyed him, और इसी के साथ जो फ्यूडल लॉर्ड है, जो वहाँ का जो किंग था, वो उनको पनिश भी करता था जो उनको डिसोबे करता था, जो उसकी बात नहीं मानता था। एंड सो villagers who turned 65 were treatfully carried into the mountains, और यहाँ पे जितने भी जो ओल्ड मैंस थे वो जब 65 के हो जाते थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा टीयरफुली मतलब कि आंसू मतलब रो के जैसे उनकी विदाई की जाती है उस तरीके से उनकी विदाई होती थी और माउंटेन में छोड़ दिया जाता था, नेवर टू रिटर्न, कभी ना वापस आने के लिए। ग्रेजुअली देयर वर fewer and fewer old people in the village and soon they disappeared altogether। धीरे धीरे हुआ क्या कि ये जो बूढ़े लोग हैं ये कम होते गए और एक समय ऐसा आया कि गांव में बूढ़े लोग दिखना ही बंद हो गए, डिसअपियर हो गए। Then the feudal lord was जुबलेंट मतलब होता है स्टूडेंट्स हैप्पी, है ना, बहुत ज़्यादा खुशी जो अपनी जो जाहिर की जाती है उसे जुबलेंट वर्ड यूज़ किया जाता है। तो अब ऐसा करने के बाद जो लॉर्ड है वो क्या हो गया भाई, बहुत ज़्यादा जुबलेंट हो गया, बहुत ज़्यादा खुश हो गया। व्हाट अ फाइन विलेज ऑफ यंग हेल्दी एंड हार्ड वर्किंग पीपल आई हैव ही ब्रीच्ड। तो यहाँ पर अपने आप को वो शाबाशी देने लगा, बहुत ही शेखी बगाने लगा कि कितना ज़्यादा जो मेरा गांव है इसमें यंग हेल्दी और हार्ड वर्किंग पीपल ही रहते हैं, बूढ़े लोग तो यहाँ पे है ही नहीं, मेरा गांव कितना ज़्यादा हेल्दी हो चुका है। नाउ देयर लिव्ड इन दिस विलेज अ काइंड यंग फार्मर एंड हिज एज्ड मदर। और इसी गाँव में, यहाँ पर इसी गाँव में जो एक विलेज, इसी गाँव में एक यंग किंग मतलब कि एक जो बहुत ही दयालु फार्मर और उसकी एक बूढ़ी माँ रहती थी। They were poor but the farmer was good to his mother। यहाँ पे जो पर्सन था मतलब कि लोग पुअर थे, गरीब थे, लेकिन जो फार्मर था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, उस मतलब अपनी माँ के लिए वो अपनी माँ की पूरी सेवा करता था। एंड द टू ऑफ देम लिव्ड हैप्पीली, और वो दोनों बहुत अच्छे से बहुत खुशी खुशी वहाँ पे रहते थे टुगेदर, ओके, एक साथ बहुत खुशी होती रहते थे। हाउएवर एज द ईयर वेंट बाय द मदर ग्रू ओल्डर। जैसे जैसे समय चलता गया, बीतता गया, उसकी जो माँ है वो बूढ़ी होती चली गई। एंड बिफोर लॉन्ग शी रिच्ड द टेरिबल एज ऑफ 65। और बहुत जल्दी वो जो उस टेरिबल एज मतलब कि उस भयानक एज में पहुंच गई जो 65 थी, क्योंकि स्टूडेंट 65 मतलब कि एज होने के बाद जो वहाँ का जो कानून था वो ऐसा बन चुका था कि वो जो बूढ़े लोग थे उन लोगों को माउंटेन में छोड़ दिया जाता था मरने के लिए, ओके। सो इफ ओनली आई कुड somehow deceive the cruel feudal lord, the farmer thought। तो यहाँ पर वो क्या बोलता था कि मतलब I could somehow मतलब कि किसी तरीके से यदि मैं उस वो जो राजा है उसको मना लूँ कि मतलब कि मैं अपनी माँ को वहाँ पे नहीं छोड़ूंगा, इस तरीके से वो सोचते रहता था। Each day the son put off telling his mother that he must take her into the mountains to die। और मतलब कि वो हर दिन मतलब कि जो उसका बेटा है वो हर दिन ये भी सोचता था कि किस तरीके से मैं अपनी माँ
माँ को ये बताऊं कि अब उसकी ये उम्र आ गई है कि मुझे उसको मरने के लिए छोड़ देना है उस माउंटेन में। द फार्मर न्यू दैट इफ ही डिड नॉट टेक हिज मदर अवे सून, और फार्मर ये भी जानता था कि अगर वो अपनी माँ को जल्दी से जल्द वहां पर न ले जाए, द लॉर्ड वुड सेंड हिज सोल्जर एंड थ्रो देम बोथ इनटू डार्क डॉन्जन। डॉन्जन मतलब होता है स्टूडेंट्स कोठरी। तो उसको ये पता था कि अगर मैं अपनी माँ को न ले जाऊं तो जो लॉर्ड है, जो किंग है, वो अपने सोल्जर को यहाँ पे भेज देगा और मेरी माँ को उस डार्क कोठरी में बंद कर देगा, फेंक देगा, डाई अ टेरिबल डेथ, और जिससे उनकी एक बहुत भयानक मौत हो जाएगी। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है, मदर ही वुड बिगिन एज ही ट्राइड टू टेल हर व्हाट ही मस्ट डू बट ही कुड नॉट गो ऑन। इस तरीके से वो अपनी माँ को वो मतलब कि जो जहाँ पे उसको ले जाना है वो बात बोलना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता था, वो बोल ही नहीं पा रहा था अपनी माँ को। बट देन वन डे द मदर हरसेल्फ स्पोक ऑफ लॉर्ड्स डिक्रीड ड्रेडेड डिक्री। बट एक दिन माँ, वो जो माँ होती है ना, वो उस ट्रेडेड डिक्री मतलब कि उस भयानक डिक्री के बारे में बात करती है, जो लॉ है वो पास किया गया था उसके बारे में वो उसको खुद ही बताती है। वेल माई सन, शी सेड, द टाइम हैज़ कम फॉर यू टू टेक मी द माउंटेन्स। देखो, क्योंकि वो जो फार्मर है वो बेचारा बोल ही नहीं पा रहा था अपनी माँ को कि उसकी एज अब 65 हो गई, अब उसे ले जाना चाहिए वहाँ पे। तो एक दिन जो माँ रहती है वो खुद ही अपने बच्चे को बोलती है, बेटा उस वो जो भयानक डिक्री है उसका टाइम आ चुका है, क्योंकि मेरी एज 65 हो चुकी है और अब मेरा टाइम आ गया है कि अब तुम मुझे उस माउंटेन में ले जाओ। ओके, क्योंकि माँ समझ गई थी कि उसका जो बेटा है वो उसको बोल नहीं पा रहा है। वी मस्ट हरी बिफोर द लॉर्ड सेंड हिज सोल्जर, और हमें जल्दी करना चाहिए इससे पहले कि जो लॉर्ड है, जो किंग है, वो अपने सोल्जर को यहाँ पे भेज दे। एंड शी डिड नॉट सीम वरीड एट ऑल दैट शी मस्ट गो टू द माउंटेन्स टू डाई। और उसकी माँ के चेहरे में एक भी शिकंद और एक भी चिंता नहीं नजर आ रही थी। वो मतलब बहुत अच्छे से अपने बेटे को बोलती है कि अब मुझे वहाँ पे छोड़ दो मरने के लिए, है ना। तो ऐसा बोलते हुए माँ के चेहरे में बिल्कुल भी उसको कोई भी चिंता नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि अगर माँ ही चिंता और दुख जाहिर करती तो बच्चा उसको कभी भी नहीं छोड़ सकता था, है ना। Forgive me dear mother, वो जो फार्मर है वो बहुत ही मतलब कि दुखी होके बोलता है, मुझे माफ़ कर दो मेरी माँ, फॉर वॉट आई मस्ट डू, मुझे ये करना ही पड़ेगा, मैं मतलब उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। द फार्मर सैडली, इस तरीके से फार्मर ने बहुत ही दुख भरे अंदाज में ये कहा। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ही लिफ्टेड हिज मदर टू हिज soldiers and set off on the steep path towards the mountain। इस तरीके से उसने नेक्स्ट डे अपनी माँ को अपने सोल्जर में बिठाया और उस माउंटेन की तरफ वो चल पड़ा। अप एंड अप क्लाइम, धीरे धीरे वो उस पहाड़ के ऊपर में चढ़ रहा था। देयर वॉज नो लॉन्गर इवन द साउंड ऑफ बर्ड्स, वहाँ पर न किसी आदमी की आवाज़ थी, ना किसी बर्ड्स की आवाज़ आ रही थी। एंड दे हियर्ड ओनली द सॉफ्ट वेल ऑफ विंड इन द ट्रीज, और वो धीरे धीरे वहाँ पे जो पेड़ों के जो पत्तों की आवाज़ हो रही थी सिर्फ वही उनको सुनाई दे रही थी, वो भी एकदम वीरानी सी वेल, एकदम वीरान सी आवाज़ थी। द सन वॉक स्लोली फॉर ही कुड नॉट बियर टू थिंक ऑफ लीव हिज ओल्ड मदर इन द माउंटेन। वो जो सन था, उसका जो बेटा था, मतलब कि जो फार्मर था, वो बहुत ही धीरे धीरे चढ़ रहा था, बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था, सोचते हुए, वो ये सोचते हुए चल रहा था कि उसको उसकी माँ को वहाँ उस माउंटेन में नहीं छोड़ना है, इसलिए उसकी जो चाल थी वो धीरे हो गई थी। On he climbed, not waiting to stop and leave her behind। वो बिल्कुल ऊपर के ऊपर चढ़ता जा रहा था, सीधे चलता जा रहा था, वो पीछे देख भी नहीं रहा था कि वो कितना ऊपर चढ़ चुका है। Suddenly he heard his mother breaking off a small twig from the trees that they passed। सडनली क्रैक की आवाज़ आती है, क्योंकि जो उसकी मम्मी थी वो क्या कर रही थी, ट्विग्स मतलब कि वो जो पेड़ों की जो बनी हुई जो ट्विग्स जो डालियाँ रहती है उसे तोड़ रही थी और उस रास्ते में फेंकते जा रही थी। मदर व्हाट आर यू डूइंग, ही सेड। फार्मर बोलता है, मम्मी आप क्या कर रही हो यहाँ पे। उसकी जो माँ है वो रिप्लाई करती है, डू नॉट वरी माई सन, शी आंसर्ड जेंटली। तो उसने बहुत ही जेंटली आंसर दिया कि तुम मेरे जो बच्चे, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, बिल्कुल भी चिंता मत करो। आई एम जस्ट मेकिंग द वे सो यू विल नॉट गेट लॉस्ट रिटर्निंग टू द विलेज। मैं एक ऐसा रास्ता बना रही हूँ, मतलब कि मैं जो पेड़ों की जो डंगाल है उसको तोड़ते हुए तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ, क्योंकि तुम इतने ऊपर आ गए हो और कहीं तुम रास्ता भटक ना जाओ मुझे छोड़ने के बाद, इसलिए मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ। तो जो भी यहाँ पे मैंने लकड़ियाँ फेंकी है, तो उसी रास्ते से नीचे वापस अपने गाँव में पहुँच जाना। फॉलो दिस ट्रैक थ्रू दिस डिसेंबल फॉरेस्ट।
तो यहाँ पर वो बोल रही है कि तुम इसी जो मैंने लकड़ियाँ, जो डिसेंबल लकड़ियाँ जो तोड़ी हैं यहाँ पे जो बिछाई है, उसी को तुम फॉलो करना, तो तुम आसानी से अपने जगह पे पहुँच जाओगे, विलेज में पहुँच जाओगे। इवन नाउ यू आर थिंकिंग ऑफ मी, ही आस्क्ड वंडरिंगली। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा वंडर हो जाता है, बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो जाता है कि अभी भी जो मेरी माँ है वो मेरे बारे में सोच रही है और मैं तो इसको मरने के लिए छोड़ने जा रहा हूँ। द मदर नोडेड, ऑफ कोर्स। द मदर नोडेड मतलब मदर ने नोडेड मतलब कि गांठ बांधते हुए कहा, हाँ ऑफ कोर्स। माई सन, शी रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया, हाँ मेरे बच्चे, बिल्कुल। यू विल ऑलवेज बी इन माई थाट्स, हाउ कुड इट बी अदरवाइज। उसने मतलब कि उसकी माँ ने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं अभी भी तुम्हारे बारे में सोचूं कि जब मुझे छोड़ के तुम वापस चले जाओगे, रास्ता बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये जो माउंटेन है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ से तुम कहीं भटक न जाओ, इसलिए मैं अपनी जो ट्रिक्स है उसको यहाँ पर फेंक रही हूँ और तुम्हारा रास्ता बना रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो the video gone to really very lengthy and the story is really very interesting, so be with me. Okay, see you soon, and soon I will send the next part of this chapter, and while the watching video, if you face any problem, any query, so you can share your problems on comment. Okay, so see you soon with the next part of this chapter. Till then, take care, bye bye.